हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर किया है आरिफ ने, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करते हैं, और ये सब कुछ उनकी अपनी वाइफ सफीना के साथ हुआ है। ये बात कुछ ही साल पहले की है, जिस वक्त सफीना की आरिफ के साथ शादी तय हुई थी। इनकी शादी में अभी करीबन 1 महीना बाकी था और सफीना के घर वाले शादी के इंतजाम में लगे हुए थे। सफीना भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी शादी को लेकर काफी खुश थी, काफी एक्साइटेड थी। दिन भर अपनी सहेलियों और अपने कजिन्स के साथ वो अपनी शादी की प्लानिंग करती रहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी में कुछ 14-15 दिन बचे थे, सफीना थोड़ी बदली बदली से लगने लगी, जिसे सबने महसूस भी किया। पहले वो अक्सर रात में देर तक सबसे बातें करती थी, लेकिन अब शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी और कई बार वो खाना खाने के लिए भी नीचे नहीं आती थी, तब तक जब तक कोई उसे थोड़ा फोर्स करके नीचे ना ले आए। और उसे लाने के बाद वो यही कहती थी कि उसे भूख नहीं है, उसका खाने का मन नहीं है, और पहले की तरह वो ज़्यादा लेट तक नहीं जागती थी और जल्दी सो जाया करती थी। ये सब जब शुरू हुआ तो सबको थोड़ा अजीब लगा कि आखिर सफीना का बिहेवियर ऐसे बदल कैसे गया है। लेकिन फिर सबने सोचा कि भाई अब शादी पास में आ रही है, शादी की भी टेंशन होगी और अब उस घर को छोड़ के चले जाएगी, उसका दुख भी हो रहा होगा, इसलिए शायद वो ऐसा बिहेव कर रही है। फिर उसी रात करीब 2 बजे के आसपास सफीना की अम्मी की अचानक आंख खुलती है। पहले तो उन्हें लगा कि बाहर कोई जानवर आवाज कर रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनने पर आवाज उनके घर के अंदर से आ रही थी। ऐसी आवाज जैसे धीमी आवाज में कोई गुर्रा रहा हो। वो उठी, उन्होंने घर में चेक किया तो आवाज सफीना के कमरे की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे सफीना के कमरे की तरफ बढ़ी और जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो आवाज और साफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर बहुत धीमी आवाज में कमरे के अंदर से गुर्रा रहा हो। उस आवाज से उन्हें थोड़ा डर तो लगा, पर हिम्मत करके उन्होंने सफीना के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सारी लाइटें बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की चांद की रोशनी कमरे में पड़ रही थी। उन्होंने सबसे पहले बिस्तर की तरफ देखा तो सामने सफीना गहरी नींद में सो रही थी। फिर उन्होंने पूरा कमरा देख लिया, पलंग के नीचे, अलमारी में, बाथरूम में, सब जगह, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और एक और बात, जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला था, गुर्राने की आवाज भी अचानक बंद हो गई थी। उन्होंने सफीना को उठाया और पूछा कि बेटा, तेरे कमरे से अभी किसी की आवाज आ रही थी। सफीना आधी सी नींद में अपनी आंखें मसलते हुए उठी और बोली, आवाज? नहीं अम्मी, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, मैं तो सो रही थी। सफीना की मम्मी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा और फिर सफीना से कहा, अच्छा ठीक है, शायद मुझे वहम हो गया होगा, तू वापस से सो जा। वो उसे वापस सोने को बोलकर चली गई, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनका वहम नहीं था। खैर, अगली सुबह उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें भी ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसी दिन सफीना की खाला अपनी बेटी नफीसा के साथ उनके घर आई। नफीसा और सफीना की उम्र लगभग बराबर ही थी और दोनों बचपन से ही साथ बड़ी हुई थी। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सफीना की अम्मी को भी पिछली रात की उस इंसिडेंट की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उन्होंने नफीसा से कहा, चलो अब तुम आई गई हो तो तुम सफीना के साथ उसके कमरे में ही सो जाया करो। नफीसा ने बोला, अरे ये भी कोई बोलने की बात है खाला, मैं तो वैसे भी सफीना के साथ ही रहने आई हूँ। ऐसा ही हुआ। उस रात सब कुछ नॉर्मल रहा। सफीना की अम्मी उस रात भी बहुत देर तक जागती रही और उन्होंने चेक भी किया, लेकिन आज उन्हें कोई आवाज नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब सुबह नफीसा उठी, उसका चेहरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। सफीना ने जब नफीसा का चेहरा देखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक से सोई नहीं क्या? तो नफीसा कुछ सोची और फिर सफीना से बोलती है, यार मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया, पता नहीं कौन था, पर कोई आदमी जैसा लग रहा था जो दरवाजे के बाहर खड़ा था और बार बार ऐसा लग रहा था कि वो अंदर आना चाहता है। उसका कोई चेहरा नहीं था, वो पूरी तरह से काला था, जैसे काली परछाई हो। ये सुनकर सफीना हंसने लगी और बोली, अरे यार, तो ऐसे ही सपना होगा, तो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है? नफीसा ने भी सफीना की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ पता नहीं, सपना ही होगा, पर थोड़ा अजीब सा लगा,
तूने पूछा इसलिए तुझे बता दिया। खैर, ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगली रात नफीसा को फिर से उसी तरह का सपना आया और इस बार वाला सपना पहले से भी ज्यादा डरावना था। इस बार उसने देखा कि वो सफीना के कमरे में ही सो रही है। सफीना भी उसके बगल में ही सो रही है, लेकिन कमरे के कोने में कोई काला सा आदमी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। फिर जब नफीसा उसे देखती है तो वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है और नफीसा देखती है कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसको देखते ही नफीसा एकदम से उठ जाती है और उठकर वो कमरे की लाइट ऑन करती है। वो उसी कोने में देखती है जहां सपने में उसे दिखाई दिया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने पड़ोस में देखा तो सफीना आराम से गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने घड़ी को देखा तो घड़ी में 3 बज रहे थे। थोड़ी देर घबराई, चारों तरफ उसने देखा, उसने पानी पिया और किसी तरह से दोबारा सो गई। ये बात नफीसा ने सफीना या किसी और को भी नहीं बताई, लेकिन उसके बाद नफीसा के साथ ये रोज रोज होने लगा। हर रात उसे अलग अलग सपना आता, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती और फिर उसे सोने में बहुत परेशानी होती और हर सुबह नफीसा का चेहरा थका हुआ लगता। एक रात वो सफीना के कमरे से अलग दूसरे कमरे में सोई। उस रात वो आराम से सोई और उसे कोई सपना नहीं आया। अगली रात जब वो वापस सफीना के कमरे में सोई तो उसे फिर से वैसे ही सपने आए। उसने महसूस किया कि जैसे ही वो सफीना के कमरे में सोती है उसे वो बुरे सपने आते हैं, लेकिन दिन में वो बिल्कुल ठीक रहती थी। लेकिन अब शादी का माहौल शुरू हो चुका था और नफीसा ने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। इधर घर में भी छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगी थी। एक दिन शादी के लिए खरीदे गए सारे गहने अलमारी से निकाल कर रखे गए थे। सबने देखा और थोड़ी देर के बाद जब गहने वहने देख लिए तो पता लगा कि उसमें से चांदी की एक पायल गायब है। सभी लोग टेंशन में आ गए। पूरा घर छाना गया, सभी रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और 2 दिन बाद वही पायल सफीना के तकिए के नीचे से मिली। अब वो वहां कैसे पहुंची किसी को भी नहीं पता, और सबको लगा कि शायद सफीना ने या किसी और ने गलती से उसे रख दिया होगा। एक शाम जब घर में मेहंदी की तैयारी चल रही थी तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। खैर, बिजली अक्सर जाया करती थी इसलिए इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी अंधेरे में सफीना की अम्मी को ऊपर वाले कमरे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा शायद कोई रिश्तेदार होगा जो ऊपर चला गया होगा, लेकिन जब वो देखने के लिए ऊपर गई तो ऊपर वाला हिस्सा पूरा खाली था और उनके जाते ही वो आवाज बंद हो गई। सिर्फ ऊपर सफीना का कमरा खुला हुआ था और उसके कमरे की खिड़की अपने आप हिल रही थी। उन्हें लगा हवा से हिल रही होगी। उन्होंने खिड़की बंद की और वापस से नीचे आ गई। इस तरह की छोटी छोटी चीजें चल रही थी, लेकिन कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर शादी से ठीक 1 दिन पहले एक और घटना हुई जिसने सफीना की अम्मी की बेचैनी और बढ़ा दी। सुबह जब वो सफीना के कमरे में गई, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने सफीना को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्हें लगा सफीना और नफीसा दोनों ही शायद गहरी नींद में हैं। उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया और जैसे उन्होंने दरवाजा खटखटाया वो एकदम से शॉक्ड रह गई। अंदर से किसी आदमी जैसी बहुत भारी आवाज आई, वो सो रही है, बात में आना। सफीना की आवाज सुनकर एकदम चौंक गई। आवाज साफ थी, लेकिन वो सफीना या नफीसा की नहीं थी। डरते उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और कुछ सेकंड के बाद सफीना ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लग रहा था कि अभी अभी नींद से उठी है और पीछे ही नफीसा भी बिस्तर पर बैठी हुई थी। दरवाजा खुलते ही सफीना की मां ने बिना कुछ बोले पूरा कमरा चेक किया। उन्हें लगा कि कमरे के अंदर कोई मर्द कैसे आ सकता है। वो कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम में से मैं तेरे जैसे दरवाजा पीटू किसने जवाब दिया? तो उन्होंने बोला कि हम दोनों तो नींद में थे, हमने तो किसी भी आवाज का जवाब नहीं दिया। और उस दिन सफीना की मां को पहली बार लगा कि कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। लेकिन अगले दिन शादी थी, इसलिए उन्होंने इस चीज को शांत रखा और किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन शादी की रस्में हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। कोई गड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। सफीना की अम्मी के मन में भी जो डर पिछले कई दिनों से था वो भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। ऑल्दो
उनका ये डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो खुद ही को ये समझा रही थी कि शादी के टेंशन की वजह से ऐसा लग रहा होगा। खैर, बेटी विदा हुई और सफीना अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। सफीना के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। छोटा लेकिन खुशहाल परिवार था। घर में सफीना के पति आरिफ, उनके अम्मी अब्बू, छोटी बहन और उनकी दादी रहती थी। दादी की उम्र करीबन 85-86 साल थी, लेकिन पूरे घर में उन्हीं की सबसे ज्यादा चलती थी और ये शादी भी उन्हीं की पसंद से हुई थी। जब पहली बार उन्होंने सफीना की तस्वीर देखी थी तो वो उन्हें बहुत पसंद आई थी और उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन शादी होने के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। अपने ससुराल पहुंचने के बाद सफीना जब पहली बार दादी के पास गई और दादी ने जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो झटके से पीछे हट गई। कमरे में मौजूद सभी लोग उनका ये बिहेवियर देखकर चौंक गए और दादी कांपती आवाज बोली, इसे मेरे पास मत आने देना, इसे ले जाओ, इसे मेरे पास मत आने दो। आरिफ को बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा कि दादी क्या हुआ? लेकिन दादी खुली आंखों से बस लगातार सफीना को देखे जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरी हुई है। फिर कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो सफीना को देखना ही ना चाहती हो। सफीना को बड़ा अजीब सा लगा। आरिफ उसे लेकर वापस अपने कमरे में चला गया और उस दिन के बाद उन्होंने सफीना को कभी भी ना तो अपने पास बुलाया और ना ही अपने पास फटकने दिया। पता नहीं उन्होंने सफीना के अंदर ऐसा क्या देख लिया। अगर गलती से भी सफीना दादी के सामने आ जाती तो बेचैन हो जाती थी। कई बार उसे देखते ही वो कलमा पढ़ना शुरू कर देती और कभी अपने गले में पड़े ताबीज को कसकर पकड़ लेती थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू यानी आरिफ की मम्मी से धीरे से कहा, सुनो, इसे मेरे कमरे के आसपास ही मत आने दिया करो। आरिफ के मैंने पूछा, क्यों अम्मी, क्या बात है? लेकिन दादी ने बस इतना ही कहा, जितना कह रही हूं उतना करो। और पता नहीं क्यों उन्होंने इसकी वजह बताने से साफ मना कर दिया। सभी लोग को बड़ा कंफ्यूजन था कि दादी शादी को लेकर इतनी खुश थी और शादी के बाद ऐसा बिहेवियर करे, कुछ बता भी नहीं रही है। कुछ लोगों को लग रहा था कि बुढ़ापे की वजह से वो ऐसा कर रही है, पता नहीं क्या बात बुरी लग गई, बताना नहीं चाह रही है। इधर एक और अजीब बात चल रही थी। शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन सफीना और आरिफ के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता बन नहीं पाया था। पहली रात सफीना खुद ही कमरे के कोने में जाकर बैठ गई थी। उसने साफ कहा आरिफ से कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अभी थोड़ा वक्त चाहती हूं। आरिफ बहुत सीधा और सुलझा हुआ लड़का था। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सफीना, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। उसे लगा कि भी शादी नहीं हुई है, नया माहौल है, इसलिए पहले एक दूसरे को समझना और साथ देना जरूरी है। उस रात और ऐसी कई रात वो दोनों अलग अलग सोए। हर रात सफीना बिस्तर के दूसरे किनारे चली जाती थी और अगर कभी आरिफ उसके थोड़ा पास बैठने की भी कोशिश करता तो सफीना बिना कुछ कहे धीरे से दूर हट जाती थी। ऐसा नहीं था कि उसे आरिफ से कोई शिकायत थी या आरिफ उसे पसंद नहीं था। दिन भर वो सबसे और आरिफ से अच्छे से बात करती थी, खाना बनाती थी, घर के काम करती थी, सबका ध्यान रखती थी। लेकिन रात होते ही उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता था। एक रात आरिफ ने बहुत प्यार से सफीना से पूछा, सफीना क्या तुम मुझसे डरती हो? आरिफ की बात सुनकर सफीना कुछ देर तक तो चुप रही, फिर बोली, नहीं। तो फिर आरिफ ने पूछा, तो तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो? सफीना ने अपना सिर झुका लिया और बोली, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे रोकता है। जैसे ही आप मेरे आसपास आते हो एक अजीब सी बेचैनी मेरे पूरे शरीर के अंदर होने लगती है। उसकी बात सुनकर आरिफ ने सोचा कि सफीना शायद घबरा रही होगी और उसने उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। इधर दादी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पहले उन्हें हल्का बुखार आया, फिर उनका खाना कम हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया तो सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। फिर भी उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही सफीना उनके कमरे के सामने से गुजरती थी, दादी घबराकर आंखें बंद कर लेती थी और बिना वजह जोर जोर से आयतें पढ़ने लगती थी। एक दिन उन्होंने आरिफ को अपने पास बुलाया और बहुत धीरे से बोली, बेटा रात को इसके कमरे का दरवाजा बंद मत होने देना। आरिफ ने पूछा, क्यों दादी, क्या हुआ? पर उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं बता दूंगी तो
तुम यकीन नहीं करोगे। आरिफ को फिर से अपनी दादी की बात समझ में नहीं आई कि अगर कुछ है तो बता दो ना यार, छुपा क्यों रहे हो। लेकिन उस रात आरिफ ने भी पहली बार एक अजीब चीज महसूस की। रात को करीब 3 बजे के आसपास आरिफ की आंख अपने आप खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सफीना बिस्तर पर नहीं थी। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा भी अंदर से बंद था। उसने पूरा कमरा चेक किया तो उसने देखा कि सफीना बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी और बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और एक टक बिना पलक झपकाए आईने में देख रही थी। आरिफ ने सफीना को उसका नाम लेके पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पुकारा तो इस बार सफीना ने बहुत धीरे से अपना सिर आरिफ की तरफ घुमाया। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में ही ना हो। वो देख तो आरिफ को रही थी, लेकिन जैसे वो देख ही नहीं रही थी। और कुछ सेकंड बाद वो खुली आंखों से चलती हुई अपनी जगह पर आकर वापस चुपचाप लेट गई। आरिफ को कुछ भी समझ में नहीं आया। बिना उसकी बात का जवाब दिए वो चल कर आई और अपनी जगह पर आकर लेट गई, सो गई गहरी नींद में। उस टाइम उसने कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप आकर बिस्तर पर सो गया, ये सोचते हुए कि आखिर ये क्या था। सुबह जब आरिफ ने पूछा तो सफीना ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो पूरी रात सो रही थी। ये जवाब सुनकर आरिफ को कुछ भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे चीजों की इंटेंसिटी बिल्ड होती जा रही थी। घर में छोटी छोटी लेकिन डराने वाली बातें शुरू हो गई थी। रसोई में रखा हुआ स्टील का बर्तन रात में अपने आप फर्श पर गिर जाता। सबको लगा बिल्ली हो, कोई जानवर होगा, लेकिन कई बार देखने के बाद भी वहां कोई जानवर नहीं मिला। रोज सुबह घर में अगरबत्ती की राख बिखरी मिलती, जबकि रात को सब साफ करके सोते थे और घर का दरवाजा अंदर से बंद रहता था। इनके घर में एक पालतू बिल्ली का बच्चा था जो शादी से पहले हर वक्त घर में इधर उधर घूमा करता था, लेकिन वो बच्चा भी सफीना के कमरे के आसपास नहीं जाता था। अगर कोई उसे गोद में लेकर सफीना के कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश करता था तो वो जोर से पंजा मारकर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता था, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। एक दिन वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा सफीना के कमरे के बाहर खड़ा होकर ऐसे गुर्रा रहा था जैसे सामने किसी जानवर को देखकर उसको भगाने की कोशिश कर रहा हो। कई बार सुबह सुबह सफीना के कमरे की दहलीज के बाहर गीली मिट्टी के निशान मिलते थे, लेकिन घर में कहीं पर भी गीली मिट्टी नहीं थी और बाकी पूरे घर में ऐसे निशान कहीं पर भी नहीं मिलते थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर कोई ये महसूस कर रहा था कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और इसी बीच दादी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और कुछ दिनों के बाद एक सुबह दादी की मौत हो गई। रात तक वो ठीक थी, अपनी दवाई वगैरह लेकर सोई थी, लेकिन सुबह वो नहीं उठी। दादी की मौत के बाद घर का माहौल बदल गया। जहां महीने भर पहले इस घर के अंदर शादी की रौनक थी और पूरे घर में मातम था। उस टाइम तो सभी को ये लगा कि बुखार, कमजोरी और उम्र की वजह से दादी की मौत हुई है और शायद इसी वजह से वो सफीना के बारे में भी बहकी बहकी बातें करती थी। लेकिन उस रात के इंसिडेंट के बाद से आरिफ के मन में ये बात कहीं ना कहीं अटक गई थी। उसे दादी की बातों पर थोड़ा यकीन था, क्योंकि जिंदगी में कभी भी दादी ने किसी के बारे में बेवजह कुछ भी गलत नहीं कहा था। दादी की मौत के कुछ दिनों बाद एक रात जब आरिफ अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सफीना पहले से बिस्तर के कोने में बैठी हुई है और जब वो अंदर आया तो उसने आज भी आरिफ से नजर नहीं मिलाई। आरिफ उसके पास जाकर बैठ गया और बोला कि सफीना, अगर तुम किसी बात से परेशान हो, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सफीना कुछ देर तक बिल्कुल चुप रही और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात होते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, और जब आप मेरे पास आते हो तो मेरे अंदर बहुत घबराहट होने लगती है। आरिफ ने तभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सफीना के हाथ को छुआ, सफीना ने जोर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तेजी से उठी और कमरे के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझे मत छुइए। आरिफ वहीं बिस्तर के पास खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अब
आरिफ को ये यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ शर्म या झिझक नहीं है, कोई और बात है जो सफीना ना तो समझ पा रही है और ना ही वो उसे बता पा रही है। वो चुपचाप अपनी जगह पर सो गया और थोड़ी देर के बाद सफीना भी बिस्तर के दूसरे कोने पे आकर सो गई। उस रात वापस से करीबन 3:30 बजे आरिफ की आंख खुली, क्योंकि उसे कमरे में हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी। उसने फिर से देखा तो सफीना बिस्तर पर नहीं थी। पूरा कमरा देखने के बाद उसकी नजर दरवाजे पर गई तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। आरिफ कमरे से बाहर निकला, पूरे घर में अंधेरा था और तभी उसे छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो सफीना को ढूंढते हुए छत पर पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जैसे वो वापस नीचे उतरने लगा, उसे पीछे से किसी और के कदमों की आहट आई। उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन छत खाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। आरिफ फिर नीचे आ गया और सीधा अपने कमरे में गया और कमरे में घुसते ही वो हैरान रह गया। सफीना बिस्तर पर सोई हुई थी। उसे अच्छे से याद है, पहले सफीना कमरे में नहीं थी। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा था और आके देखा तो बिस्तर पर सो रही थी। उसे बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन उसने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इसके साथ अब घर के अंदर जो होने वाली घटनाएं थी वो और ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगी थी। आरिफ की दादी की मौत के बाद उनका कमरा बंद कर दिया गया था। एक शाम आरिफ की अम्मी ने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और सोचा शायद किसी ने सामान निकालने के लिए इसको खोला होगा। लेकिन अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा वैसा का वैसा ही था। बस इनकी दादी की पुरानी तस्बीह। तस्बीह क्या होती है? एक तरह की माला होती है, जिसे हम लोग नाम जप करते हैं। ऐसे ही जब आप कुछ भी दुआ पढ़ते हैं तो माला को घुमाते हैं, तो उसको तस्बीह बोलते हैं। तो उनकी जो तस्बीह थी वो फर्श पर पड़ी थी, जबकि उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उनकी तस्बीह को उनके तकिए के नीचे रखा था। खैर, उन्होंने उसे उठाया और वापस वहीं तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह फिर से उन्हें उनका दरवाजा खुला मिला और वो तस्बीह जो थी वो वापस से उसी जगह फर्श पर पड़ी मिली। और ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा और आखिर में परेशान होकर उन्होंने वो तस्बीह मस्जिद में दान कर दी। इसके अलावा एक और इंसिडेंट होने लगा। रात में अक्सर घर का जो मेन दरवाजा था उस पर कोई बार बार दस्तक देता था और जब तक कोई उठकर खोलने जाता, बाहर कोई नहीं मिलता था। पहले सबको लगा कि मोहल्ले के बच्चे शरारत कर रहे होंगे, लेकिन एक रात करीबन 11:30 बजे के आसपास आरिफ बाय चांस उसी दरवाजे के आसपास घूम रहा था और जैसे दरवाजे पे नॉक, उसने खट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा उसने इतने स्पीड से खोला था कि किसी को भागने का मौका भी ना मिले। लेकिन जैसे दरवाजा खोल के उसने बाहर देखा, पूरी गली के अंदर सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहां पर कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। घर के सब लोगों ने यह भी महसूस किया कि सफीना जहां भी बैठती थी वहां कुछ देर बाद एक अजीब सी खुशबू फैल जाती थी। वो कोई इत्र नहीं था, ना ही किसी परफ्यूम की महक थी या फूल की महक थी। मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कोई। और सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ मिनट के बाद यही खुशबू एक अजीब सी बदबू में बदल जाती थी। फिर एक दिन एक दोपहर सफीना अकेली रसोई में खाना बना रही थी। तभी आरिफ की छोटी बहन पानी लेने के लिए रसोई के अंदर गई तो उसने देखा कि सफीना किसी से धीरे धीरे बातें कर रही है। पहले तो उसे लगा कि शायद फोन पर बात कर रही होगी, लेकिन जब उसने देखा कि सफीना के हाथ में मोबाइल नहीं था, वो सामने वाली खाली दीवार की तरफ देखकर बातें कर रही थी। तो सफीना ने पूछा कि भाभी, अब किससे बातें कर रही हो? उसकी आवाज सुनते ही सफीना एकदम से चौंक गई, जैसे वो किसी हेलुसिनेशन से बाहर निकली हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उससे बोली, किसी से तो नहीं। उस टाइम पर सफीना के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे उसे खुद ना पता हो कि वो अभी क्या कर रही थी। इसके करीबन 2 या 3 दिन के बाद की बात है। एक रात आरिफ की अम्मी की अचानक आंख खुल गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई खड़ा है। उन्होंने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर हल्की चांद की रोशनी पड़ रही थी और आंगन के बीचों बीच सफीना खड़ी थी। एंगल कुछ ऐसा था कि आप सामने से यूं देख रहे हो और सफीना जो है वो उस तरफ देख रही है। तो खड़ी हुई थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर आए थे और वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, जरा सा भी हिल नहीं रही थी।
उसे देखकर आरिफ की अम्मी की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई कि आखिर ये रात को यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी है। करीब 1 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ी रही और आरिफ की अम्मी उसको देखती रही और फिर अचानक उसने अपना सिर आरिफ की मम्मी की तरफ घुमाया, बिल्कुल इसी तरह। और ये देखकर आरिफ की मम्मी की हालत खराब हो गई। उस टाइम पर सफीना जिन नजरों से आरिफ की अम्मी को देख रही थी वो पूरी तरह घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने पति को जगाया और जितनी देर में वो उठकर बाहर निकले, आंगन पूरी तरह खाली था। उन्होंने पूछा कि तुमने किसको देखा? उन्होंने मैंने सफीना को देखा। बोला कहाँ पर है? वो तो यहाँ नहीं है। वो दौड़कर उसके कमरे में गए, दरवाजा खुलवाया तो देखा सफीना अपने कमरे में अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी और सबसे बड़ी बात, उनका कमरा अंदर से बंद था। किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था कि आंगन से वो अपने कमरे के अंदर पहुंच जाए, कमरे की कुंडी लगा ले, अपने बिस्तर पर जाकर सो जाए, क्योंकि उनको अपने कमरे से आंगन तक पहुंचने में मात्र 30 या 40 सेकंड लगे होंगे। उस टाइम उन्होंने सफीना से कुछ नहीं कहा। सुबह जब वो उठी तो उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो रात को कहीं नहीं गई, मैं तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। आरिफ से भी पूछा तो अब जब उसकी अम्मी ने देखा तो आरिफ ने बताया कि अम्मी मैंने भी 2-3 बार देखा है, रात को एकदम से गायब हो जाती है, इसको ढूंढने जाओ मिलती नहीं है और फिर वापस आओ तो बिस्तर पर मिलती है। सब लोगों ने अपने अपने साथ हुई घटनाएं बताई और इन घटनाओं के बाद घर वालों ने सोच लिया कि भैया पानी सिर से ऊपर जाए उससे पहले ही हमें किसी मौलवी से बात करनी चाहिए। और उसी दिन आरिफ के अब्बू ने पास की एक पुरानी दरगाह पर रहने वाले एक मौलवी साहब से बात की। वो मौलवी साहब काफी उम्रदराज थे और लोग अक्सर घरेलू परेशानियों या ऐसे मामलों में उनसे सलाह लेने जाते थे। आरिफ के अब्बू ने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताई। शादी के बाद हुई अजीब घटनाएं, दादी का अचानक से इंतकाल, उनका सफीना से डरना, सफीना का बदला हुआ बिहेवियर और घर में होने वाली बाकी अजीब घटनाएं। मौलवी साहब ने पूरे टाइम बिना टोके उनकी बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देखिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, पहले मुझे जाकर आपका घर देखना होगा, क्योंकि कई बार जो दिखता है ना मामला उससे अलग होता है। उन्होंने कहा ठीक है। उसी शाम वो आरिफ के घर पहुंचे। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने सबसे पहले सारे घर वालों को एक जगह बिठा दिया और उनसे वहीं बैठे रहने को कहा और उसके बाद पूरे घर का हर एक हिस्सा वो देखने लगे। वो कभी किसी कमरे में जाते, कुछ देर रुकते, कभी आंखें बंद करके कुछ दुआ पढ़ते और फिर अगले कमरे की तरफ बढ़ जाते। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सफीना के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, उनके कदम अपने आप रुक गए। उन्होंने चारों तरफ से कमरे को देखा, उसके दरवाजे को देखा, फिर दरवाजे को खोलकर वो अंदर गए। अंदर गए तो कमरा बिल्कुल साफ और अरेज था। खिड़की खुली थी और वहां से हल्की हवा भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मौलवी साहब को उस कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे। जितनी देर वो उस कमरे में रुके, वो गंध उतनी ही तेज उन्हें महसूस हो रही थी। कुछ देर खड़े होकर उन्होंने वहीं पर धीरे धीरे दुआ पढ़नी शुरू की। बाहर पूरे परिवार वाले चुपचाप इंतजार कर रहे थे। करीब 2 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मौलवी साहब भी उसी के साथ कमरे के अंदर बंद हो गए। बाहर खड़े सब लोग ये देखकर एकदम से घबरा गए। आरिफ ने दौड़कर तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उस दरवाजे को कसकर पकड़ रखा है। उन लोगों ने मौलवी साहब को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सब लोग हैरान परेशान थे और अंदर मौलवी साहब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स, कोई अदृश्य ताकत उनके बिल्कुल पास खड़ी हुई है और एकदम से उसने उनका गला कसकर पकड़ लिया हो। मौलवी साहब की सांसें रुकने लगी थी, लेकिन उन्होंने लगातार दुआ दुआ पढ़ना जारी रखा और खुद को संभालने की कोशिश करते रहे। करीब 1 मिनट बाद अचानक से वो दबाव कम होने लगा और उसी समय दरवाजा भी अपने आप खुल गया। मौलवी साहब बिना कुछ बोले तेजी से बाहर निकले। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, सांसें भी तेज तेज चल रही थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और हांफते हुए सीधे वो घर से बाहर निकल गए। उन्हीं के पीछे पीछे आरिफ और उनके अब्बू भी भागे और घर से कुछ दूर जाकर
मौलवी साहब रुके। जब वो रुके तो उन्होंने पानी वानी पिया और पानी पीने के बाद वो कुछ देर तक सदमे में रहे, बिल्कुल चुप रहे। बार बार आरिफ और उनके अब्बू उनसे पूछ रहे थे लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और फिर अंत में उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ मामले ऐसे देखे हैं लेकिन ये मामला वैसा नहीं है। आरिफ के अब्बू ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, यहाँ जो भी है वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत समय से इस लड़की के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मामले में आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब ये बात सुनकर आरिफ और आरिफ के अब्बू दोनों परेशान हो गए कि अब क्या करें। उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप रास्ता तो बता सकते हैं। मौलवी साहब कुछ पल तक सोचते रहे और फिर उन्होंने एक दूसरे मौलवी का पता बताया। उन्होंने कहा कि ये मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं और अगर इस मामले को कोई समझ सकता है तो शायद वही समझ पाएंगे। उन्होंने उनका कांटेक्ट लिया, एड्रेस लिया और अगले ही दिन आरिफ के अब्बू ने उनसे कांटेक्ट किया। फोन पर ही उन्होंने सारी घटना शुरू से बताई और ये भी बताया कि जो पहले मौलवी साहब आए थे जिन्होंने आपका नंबर दिया है, उनके साथ कमरे में क्या क्या हुआ। उनसे सारी बातें जानने के बाद मौलवी साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज ही रात आपके घर पर आता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं आपके घर ना पहुंच जाऊं इस बारे में सफीना को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ना तो उससे कोई कुछ पूछेगा और ना ही किसी बाहर वाले को भी आपको ये बात बतानी है कि मैं वहां पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा, बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसी रात वो मौलवी साहब आरिफ के घर पहुंचे। उनकी उम्र करीब 55 साल के आसपास रही होगी। घर में आने के बाद उन्होंने किसी से कोई ज्यादा बात नहीं की और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आज रात आपके घर में जो भी होगा आप लोग घबराइएगा नहीं, चीजें बिगड़ सकती है और आपको हिम्मत रखनी होगी। अब देखो, इन लोगों को पता तो था कि इनके घर में जो भी कुछ चल रहा है वो नॉर्मल तो नहीं है और मौलवी साहब के साथ जो हुआ उसके बाद इनको ये क्लियर हो चुका था। ये लोग तैयार थे। इसके बाद ये जो नए वाले मौलवी साहब थे पूरे घर में घूम घूम कर सब कुछ ध्यान से देखने लगे। जब वो सफीना के कमरे के पास पहुंचे तो वो अचानक वहीं पर रुक गए। उन्हें भी पिछले मौलवी साहब की तरह ही अंदर से एक अजीब सी तेज बदबू आने लगी। कुछ देर कमरे को देखने के बाद उन्होंने सफीना की तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुम अभी इस कमरे के अंदर बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। सफीना बिना कुछ बोले मौलवी साहब के कहे अनुसार कमरे के अंदर चली गई। वो कमरे के बीच में जाके बैठ गई और उसके बैठने के बाद मौलवी साहब ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने घर की सारी लाइटें बंद करवा दी और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सभी घर वाले दहशत में थे क्योंकि जैसे पूरा घर अंधेरे में डूबा, घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। सफीना के कमरे के बाहर मौलवी साहब कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, एक टक आंखें गड़ाए जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। और फिर उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक पॉलिथीन, काली पॉलिथीन का बैग खोला जिसके अंदर वो कच्चा मटन लाए थे। उन्होंने कुछ देर तक धीमी आवाज में कुछ दुआ पड़ी और उसके बाद कच्चे मांस के बड़े टुकड़े वो लेकर आए थे, उनके ऊपर फूंक मारी और उसे सफीना के कमरे के जस्ट सामने घर के बीचों बीच रख दिया। घर में सभी लोग चुपचाप खड़े थे। करीब 2 मिनट बीते होंगे, 2 मिनट, और उसके बाद अचानक आंगन के एक कोने में जैसे कोई हलचल हुई। आरिफ की छोटी बहन ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया क्योंकि अंधेरे में कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक काला धुंधला सा साया घर के एक कोने से निकलकर उस मांस के पास आकर रुक गया हो। वो किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बस एक काली शेप थी जो झुककर उस मांस के ऊपर थी। सभी के सभी लोग बिल्कुल स्तब्ध होकर उनकी आंखों के सामने का सीन देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि क्या देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी बोल सके। अभी कुछ सेकंड से गुजरे होंगे तभी एकदम से मौलवी साहब ने घर की लाइट जला दी और जैसे लाइट जली सब गायब, वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जितने मांस के टुकड़े उन्होंने रखे थे उनमें से कुछ मांस के टुकड़े गायब थे और जो वहां बचे थे उसके ऊपर गहरे दांतों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि आखिर घर के अंदर ये कौन सी बला है। मौलवी साहब ने बिना समय गवाए
सफीना का कमरा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सब वहीं के वहीं रुक गए। सफीना कमरे के बीचों बीच फर्श पर बैठी थी। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे, सिर नीचे झुका हुआ था और वो यूं देखकर अलग तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर आरिफ घबरा गया। उसने सफीना का नाम लेकर बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मौलवी साहब कमरे के अंदर नहीं गए, वो कमरे की दहलीज के बाहर बैठ गए और सारे घर वालों को उन्होंने पीछे हटने का इशारा कर दिया। कुछ देर तक मौलवी साहब वहीं बैठकर दुआ पढ़ने लगे और फिर अचानक से सफीना ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और उसकी आंखें सीधी मौलवी की तरफ थी। वो गुस्से भरी आंखों से एक टक बिना पलक झपकाए मौलवी को देखती रही और फिर उसके मुंह से एक भारी और डरावनी आवाज निकली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो आवाज सफीना की बिल्कुल नहीं थी और ये आवाज सुनकर घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज उन्होंने पहले भी सुनी थी। जैसे सफीना ने बोला, मौलवी साहब ने घर वालों को और दूर भेज दिया। वो बिल्कुल शांत बैठे रहे और उसके बाद कुछ देर तक मौलवी साहब और सफीना के बीच बातें चलती रही। बीच बीच में मौलवी साहब आयतें पढ़ रहे थे। कभी सफीना का चेहरा नॉर्मल हो जाता और फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही थी ये किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मौलवी साहब के कहने अनुसार वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। करीब आधे घंटे के बाद मौलवी साहब ने सबको बुलाया और बताया कि सफीना के ऊपर एक जिन्न का असर है और ये लगभग 1 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी शादी से पहले। फिर शादी के बाद ये सब और बढ़ गया, क्योंकि वो जिन्न उसे किसी और के साथ देखना नहीं चाहता था। उन्होंने आगे बताया कि इसी वजह से सफीना अपने पति से दूर रहती थी। ये नहीं चाहता था कि सफीना और आरिफ के बीच पति पत्नी का रिश्ता बने। घर में जो अजीब घटनाएं हो रही थी, उनका मकसद यही था कि घर का माहौल हमेशा डर और तनाव में रहे। उनकी बात सुनकर आरिफ के अब्बू ने पूछा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तो उन मौलाना साहब ने बताया कि करीब 1 साल पहले अपनी एक रिश्तेदार की शादी से लौटते समय सफीना और उसके 2 भाइयों को देर हो गई थी और घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने एक सुनसान पुराना रास्ता चुन लिया, जिसके किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। हालांकि वो 3 लोग थे, लेकिन सफीना सज धज के खुशबू लगाए हुए उसी रास्ते से आ रही थी और एक जिन का उस पर दिल आ गया। वहां से गुजरते समय भी सफीना को कई बार ऐसा लगा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने जब पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन सफीना को सिर्फ ये अपना वहम लगता था, इसलिए उसने कभी भी अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए कई बार जब आपके घर में भी रात को ये अपनी जगह पर नहीं मिलती थी, आप इससे पूछते थे तो कुछ भी याद नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर ये उस जिन्न के काबू में रहती थी। ये सब बताने के बाद मौलवी साहब ने परिवार की तरफ देखते हुए कहा, देखिए सफीना की हालत एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। आने वाले कई दिनों तक उन्हें लगातार इसकी हालत देखनी होगी और इसका इलाज करना होगा। उन्होंने घर वालों से सिर्फ यही कहा कि जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, इसे अकेला ना छोड़े और घर में कोई भी शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके बाद मौलवी साहब वहां से चले गए और अगले दिन मौलवी साहब अपने साथ एक और आलिम को लेकर इनके घर पहुंचे। फिर दोनों ने हर कमरे में जाकर दुआ पढ़ी। उसके बाद उन्होंने एक बड़े बर्तन में साफ पानी लिया, उसमें कुरान की कई आयतें और दुआएं पढ़कर उस पानी पर दम किया। फिर उस पानी को घर के दरवाजे, खिड़कियों और कमरों के अंदर हल्का हल्का छिड़का। थोड़ा पानी पीने और थोड़ा नहाने के लिए अलग रखवा दिया। मौलवी साहब ने एक ताबीज़ भी तैयार किया, जिसमें उन्होंने कुरान की आयतें लिखी और उसे साफ कपड़े में लपेटकर सफीना को गले में पहनने को दिया। उन आलिम ने बताया कि उस जिन से छुटकारा पाने के लिए कुछ कुर्बानी और नमूना बंदी जैसे रिचुअल्स करने होंगे। उनके कहे अनुसार परिवार वालों ने कुर्बानी के लिए एक बकरे का इंतजाम किया। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक मौलवी साहब रोज घर आने लगे और इनके घर में आकर दुआ पढ़ने लगे। बीच बीच में वो सफीना के सिर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ते थे और दम करते थे। पहले कुछ दिन तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रात होते ही सफीना बेचैन हो जाया करती थी और कई बार तो वो कंट्रोल से बाहर भी हो जाती थी। कई बार उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है और उसे एक भारी आवाज सुनाई देती है। फिर एक रात करीब 2 बजे अचानक सफीना की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज घबराहट होने लगी और वो कुछ बड़बड़ाने लगी। उन्होंने उनके घर वालों ने मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब तुरंत उनके घर पहुंचे
और उन्होंने सफीना को संभाल लिया। अगले कई दिनों तक यही सब चलता रहा। कभी 2 रात वो ठीक रहती, फिर तीसरी रात बेचैन हो जाती। लेकिन धीरे धीरे सबने महसूस भी किया कि पहले जहां ये घटनाएं लगभग हर रात होती थी, अब वो कभी कभार होना शुरू हो गई थी। सफीना भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। फिर एक रात उन आलिम ने उस बकरे के ऊपर खुशबूदार पानी लगाया। उसे सफीना के कमरे में घुमाकर वो वापस पकड़कर उसे पास के कब्रिस्तान में लेकर गए और वहां उसकी कुर्बानी दी। फिर कुछ आयतों और दुआओं को एक कपड़े में लपेटकर सफीना के कमरे के कोने में रखा गया। फिर इसके 15-16 दिन बीतने के बाद घर में जितनी भी अजीब घटनाएं हो रही थी वो बंद हो गई। आरिफ ने भी महसूस किया कि अब सफीना बिना किसी घबराहट के उसके साथ समय गुजारने लगी थी। 30-40 दिन तक मौलवी साहब बीच बीच में आते और अपना काम करते, इलाज करते, और 30-40 दिन के बाद मौलवी साहब ने कहा अब घर में सब कुछ ठीक है, उसका असर सफीना पर से जा चुका है और अब ये अपनी नई जिंदगी वापस से शुरू कर सकती है। और वाकई में ऐसा हुआ। उसके बाद सफीना के साथ वैसी कोई अजीब घटना दोबारा नहीं हुई। सफीना और आरिफ की मैरिड लाइफ भी अच्छी हो गई। आज उनके 2 बच्चे हैं और उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये थी आरिफ और सफीना की कहानी। पता नहीं कैसे कहां से शादी से पहले ही सफीना के साथ एक एंटिटी लैच हो गई। शादी होने के बाद वो उसके साथ उसके ससुराल भी पहुंच गई और उसने उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट तक नहीं होने दी। वो क्या चाहता था क्या नहीं किसी को नहीं पता। मौलवी साहब ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, सिर्फ यही बताया कि एक जिन था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने उसका इलाज किया और इस परिवार को उसके साये से दूर किया। बहुत अच्छा हुआ फैमिली टाइम पर जाग गई, वरना अगर देर हो जाती तो शायद सफीना जिंदा नहीं बचती। ये थी कहानी सफीना और आरिफ की। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।